हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी आजकल आप न्यूज चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां कहीं भी आप ओपन करिए तो आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दा नजर आ रहा है जिसके ऊपर डॉक्टर्स मेनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे जो अभी कोलकाता में जो एक केस हुआ है, डॉक्टर मौमिता रेप केस एवं हत्याकांड के बारे में, कि उसमें अब तक क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से हमने कहानियां सुनी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। किसी मरते हुए आदमी की जिंदगी को डॉक्टर्स जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये हमारी आत्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य है। इसके बारे में हम चलिए देखते हैं कि आखिर कोलकाता में क्या हुआ जिसकी वजह से जो हमारे भगवान समान डॉक्टर हैं वो आज सड़कों पर हैं और सारे डॉक्टर्स मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम, जो ये घटना है ये इंडिया के एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है कोलकाता। कोलकाता में अगर हम बात करें तो वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां पर एक बहुत ही मतलब निंदनीय कृत्य हुआ है जिसकी जितनी निंदा करें हम वो कम है। उसमें हुआ क्या कि वहां पर जो मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। और जो आरजी इसका फुल फॉर्म हो गया राधा गोविंदा कर कॉलेज। डॉक्टर राधा गोविंदा कर के नाम पर इसका नाम दिया गया था। ये एक बंगाली फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट थे और जो ये मेडिकल कॉलेज है ये 1886 में स्टेब्लिश किया गया था। इस मेडिकल कॉलेज को 138 साल हो चुके हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेज जो है वो 138 साल पुराना है। और जो इसका जो डॉक्टर राधा गोविंदा आरजी कर जो इसका नाम दिया गया था वो 12 मई 1948 को दिया था। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कई सालों की अपनी मेहनत के बाद में नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं। नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में वो अपने एमबीबीएस या बीडीएमएस या जो भी जिस तरह से उनका रैंक आता है उसके हिसाब से वो अपनी मेडिकल की डिग्री वहां से लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर एक स्टूडेंट थी जिनका नाम है डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जो जिन्होंने अपना नीट, जो नीट है उसको नीट यूजी बोला जाता है और उसके बाद एमबीबीएस भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद में एक नीट पीजी होता है जिसे एमडी की डिग्री बोला जाता है। तो ये अपना नीट पीजी की जो डिग्री है उसको ये कंटिन्यू कर रही थी और ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी यानी कि पीजीटी, डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन, आरजी कर कॉलेज, कोलकाता। तो हुआ क्या कि रोजमर्रा की तरह ये अपनी ड्यूटी पर थी। तो इनकी जो ड्यूटी है वो थोड़ी कठिन होती है। जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि इनको 24-24, 36-36 घंटे तक अपनी ड्यूटीज देनी होती है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जो इनका एमबीबीएस जो उन्होंने कंप्लीट करने के बाद में इनकी एज जो थी वो यहाँ पर 31 ओल्ड ईयर थे। ठीक है, एजुकेशन जो है एमबीबीएस इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अभी जो है ये एमडी का कोर्स कर रही थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन परस्यूइंग थी, सेकेंड ईयर में थी। वेयर सी वाज इन दैट डे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, उस ड्यूटी ऑन द ड्यूटी थी, यानी कि जैसे इनका नाइट शिफ्ट उस दिन चल रहा था। तो इंसिडेंस जो है वो 8 से 9 अगस्त के बीच में, यानी कि 8 की रात और सुबह के अराउंड 9 बजे के आसपास हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे जनरल डेज में क्या होता है कि जैसे ये अपने फैमिली से शाम को बात करती हैं तो इनकी माताजी से इनकी बात होती है। उसके बाद जब ये अपने कॉलेज पहुंचने वाली होती हैं, ड्यूटी पर ज्वाइन करने वाली होती हैं, तो ये अपनी माँ से बोलती हैं कि मम्मी मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ, मेरी ड्यूटी का समय हो गया, मैं आपसे कल बात करती हूँ। उसके बाद में ये अपना ड्यूटी शिफ्ट दे रही होती हैं। उसके बाद जब ये इनका जिस हिसाब से रूटीन था, तो रात का खाना इन लोगों का बहुत लेट होता है क्योंकि खाना खाने के बाद अक्सर नींद आने लगती है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं वो जो रात का खाना है वो 2 बजे 3 बजे के अराउंड ही करते हैं। तो इन्होंने अपना रात का डिनर किया। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनसे इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा नींद आ रही है तो मैं जाकर के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद वहां पर इनके लिए लेटने के लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो वहां पास में ही एक सेमिनार हॉल है जहां पर कुछ बेड्स पड़े हुए थे, तो ये वहां पर आराम करने के लिए चली गई। और जो ये इनके साथ में जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो हुआ है इनके साथ में 3 से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच में। तो उस इंसिडेंस के बाद में अगले दिन जब सुबह होती है तो वहां पर इनको मृत पाया जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वो इंसिडेंस क्या था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। तो जहां वहां का जो सेमिनार हॉल है, तो आम भाषा में अगर हम बात करें सेमिनार हॉल क्या होता है, तो सेमिनार हॉल वो जगह है जहां पर स्टूडेंट्स
इकट्ठे होते हैं और जो किसी कॉलेज है, स्कूल या जो मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो प्रोफेसर्स आते हैं वो अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। और जनरली जो आजकल जो सेमिनार हॉल बन रहे हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, ताकि जो अंदर जो भी डॉक्टर या जो भी लेक्चरर है लेक्चर दे रहा है उसकी आवाज जो है वो बाहर तक ना जा सके, ताकि बाकी के जो पेशेंट्स हैं, जो आने जाने वाले जो आगंतुक हैं, जो वहां पर आते जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो ये सेमिनार हॉल के अंदर जो भी इंसिडेंस है वहां पर हुआ, जिसके बाद ये अगले दिन सुबह है वहां पर जो आप ये साइड में इमेज देख पा रहे हैं, इस तरह से वहां पर मृत पाई गई। तो जब इनका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम की यहाँ पर रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हेयर क्लिप मिला है इनकी बॉडी से, और इनकी बॉडी के पास से जो है वो इनके जो चश्मा जो ये पहन रही है, तो चश्मे का टूटे हुए पोर्शंस वहां पर मिले हुए हैं, और इनकी बॉडी पर 10 से ज्यादा इंजरीज पाई गई हैं। और जो पोस्टमार्टम किया है वो तीन डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर के किया है। वो डॉक्टर्स के नाम जो है वो आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर नंबर 1 हो गया यहाँ पर, डॉक्टर नंबर 2 एंड डॉक्टर नंबर 3। तो यहाँ पर जब इनकी बॉडी पर जो भी एग्जामिन किया गया तो वहां पर आप देख रहे हैं ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आइज, इनकी दोनों आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि खून बह रहा था। जो भी चश्मा था उसके इंजर्ड जो ग्लासेस है वो इनकी आंखों में चुभने की वजह से वहां से ब्लीडिंग हो रही थी। इनके माउथ पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, फेस नेल से ब्लीडिंग हो रही थी, इनके जो वेजाइनल प्राइवेट पार्ट है वहां से ब्लीडिंग हो रही थी, लेफ्ट लेग इनका इंजर्ड था, बैली से इंजर्ड था, इंजरीज थी वहां पर। तो इस तरह से इनकी पूरी बॉडी पर 10 से ज्यादा इंजरीज के मार्क्स हैं, और कुछ कुछ ऐसे मार्क्स भी हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किए गए हैं। वो इसकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये वहां की केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक समरी है। तो जब उनकी ये सुबह मॉर्निंग में इस तरह से सेमिनार हॉल में जब बॉडी पाई गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनके जो लेग्स है वो दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, और लेग्स के बीच में जनरली आप देखेंगे तो इतना गैप नहीं होता है। मैं इस बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा। तो जब आप ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो जो हमारा ये जिसको रेड कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये रीजन होता है हमारा हिप रीजन, और साइंस की भाषा में से पेल्विक रीजन बोलते हैं। और जो यहाँ पर जो बोन पाई जाती है इनको पेल्विक गर्डल कहा जाता है। तो ये पेल्विक गर्डल जो है वो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जो बोन्स हैं उसमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी के अपर पोर्शन का जो भार होता है वो इस पेल्विक गर्डल के ही ऊपर होता है। और जो ये पेल्विक गर्डल है, ये इसका एक रोल और है कि जब कभी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ तक जो बेबी होता है उसका वेट को सहन करने की कैपेसिटी होती है इसके पास में, ताकि वो इसका पूरा जो बच्चा है जो 3 किलो या 2.5 किलो जो भी उसका वेट होता है बर्थ के टाइम पर, ये 9 महीने तक उसको सहन कर सकती है। तो इस बोन को ब्रेक करना किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। तो वहां पर जो अभी वेस्ट बंगाल के जो पुलिस कर्मचारी या जो भी लोग बोल रहे हैं कि इस कृत्य में केवल एक इंसान जो शामिल है, तो किसी एक इंसान के लिए किसी एक इंडिविजुअल को अकेले इस तरह से इंजर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल मत है कि इस कृत्य में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं और जिनको बचाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। चलिए हम आगे की तरफ समझते हैं कि इस कहानी का ये जब इंसिडेंस हुआ तो जो वहां के केवल जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। बाकी जो हमारा देश था वो इस बात से अनजान था कि ऐसा भी कुछ कृत्य हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये बात सोशल मीडिया और इन सब माध्यम से आगे फैलने लगी तो धीरे धीरे सब जगह इस तरह की आवाज उठने लगी कि इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। तो हुआ क्या कि जो आरजी कर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो प्रोफेसर या प्रिंसिपल हैं उनका नाम है संदीप घोष। अब बात करते हैं संदीप घोष के बारे में। तो संदीप घोष जी जो है इनको 2021 में आरजी कर जो हॉस्पिटल है वहां का प्रिंसिपल बनाया गया था। जो घोष हैं ये सर्जन है और एक प्रोफेसर है और ये ऑर्थोपेडिक्स है। ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी क्लोज टू टीएमसी लीडर, जो वहां की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी जिसको लीड कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि ये उस पार्टी के एकदम क्लोज हैं। फॉलोइंग मैसिव प्रोटेस्ट संदीप घोष रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन। जब इस तरह से यहाँ पर जो बंगाल के कई सारे डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो संदीप घोष जी ने जो अपनी पोस्ट थी 2 दिन के बाद, जब उनका 2 दिन तक प्रोटेस्ट चलता रहा, उसके बाद इन्होंने अपने जो पोजीशन थी उससे रिजाइन दिया। इन्होंने खुद रिजाइन दिया या किसी के कहने पर रिजाइन दिया, इस बारे में हम कुछ क्लियर कट नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब कभी इस तरह का कृत्य हो रहा है, आपके कॉलेज के अंदर हो रहा है, तो आपको अगले दिन ही 2 दिन के बाद आपने किया ना,
जब कृत्य हुआ उसके 5 मिनट के अंदर ही आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको बोलना चाहिए था कि जो भी घटना हुई उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले, और सबसे पहले आपको रिजाइन देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने रिजाइन दिया 2 दिन बाद, और ये रिजाइन जो है मेरी नजरों में इस रिजाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर ये आर के कर जो मेडिकल कॉलेज है उससे जस्ट 4 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्रिंसिपल। तो इस तरह के इनके रिजाइन का कोई भी जो मतलब है वो समझ में नहीं आता। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के किसी क्राइम में मतलब पाया जा रहा है कि आपके यहाँ पर ऐसा क्राइम हुआ है, तो आप किसी पोजीशन, दूसरी इंस्टीट्यूट की पोजीशन आप उसको कैसे ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन मार्क है वेस्ट बंगाल के जो मतलब जो अभी इस टाइम के जो मिनिस्टर है उनसे, कि इस तरह के कृत्य कैसे पॉसिबल हुआ। आपने बिना किसी सीबीआई जांच किए निर्दोष पाए गए, आपने किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया। खैर ये सब बात की बात है। अभी जो इसमें जो कार्रवाई चल रही है, अभी जो वहां का हाई कोर्ट है उसने इसको सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जानकारी कर रही है, और जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आपके साथ में साझा करते रहेंगे। लेकिन जो आरजी गर्ग कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो एक्स एम्प्लॉय हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जी हैं, इन्होंने बताया कि जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो स्टूडेंट्स को अल्कोहल प्रोवाइड करते थे, और लूटेड मनी इस तरह के ये कृत्य में पहले भी पाए गए हैं, ऐसा जो यहाँ के एम्प्लॉय थे, पूर्व एम्प्लॉय, उनका ये कहना है। और ये एक जो प्रिंसिपल है यहाँ के घोष जी, ये एक वेरी करप्ट पर्सन है और लाइक ए माफिया है, ऐसा इनका मानना है या इनका कहना है। तो अब बात करते हैं कि जो घोष है ये संदेह के घेरे में क्यों है। इसकी कई सारे पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। जब किसी जगह पर कोई इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके एरिया की सबसे पास की पुलिस है, आप सबसे पहले आप उसको इन्फॉर्म करिए। बिना बॉडी को टच किए हुए सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है अपने नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर। सबसे पहली चूक यही हुई कि इन्होंने किसी भी पुलिस स्टेशन में नियर वाले में इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरी संदेह की वजह यह है कि मृतक डॉक्टर के परिवार से रेप मर्डर की बात छिपाई गई। हुआ क्या कि अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास उनकी माताजी को फोन जाता है और बोला जाता है कि जो आपकी बेटी है उसकी तबीयत जो है वो खराब है और आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। उनकी माताजी सोचती है कि कल रात तो मेरी बात हुई थी बेटी से, बेटी तो एकदम ठीक थी और वो ड्यूटी पर थी, और वो मतलब एकदम शॉक थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इतना गंभीर रूप से हो गए कि डॉक्टर वो अपना खुद फोन नहीं कर सकती, बाकी लोग हमें फोन करके बता रहे हैं। लेकिन जब क्या हुआ कि फोन कट गया, कुछ देर बाद फिर से दोबारा फोन मिलाया गया तो वो फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने कई बार और ट्राई किया तो किसी पर्सन ने फोन रिसीव किया और उनको बताया कि उनकी बेटी जो थी उसने आत्महत्या कर ली, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। तो दूसरे पॉइंट ये हो गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया कि उसने आत्महत्या की है, तो इस वजह से भी आपका कॉलेज जो है वो संदेह के घेरे में है, प्रिंसिपल जी जो है वो संदेह के घेरे में। तीसरी वजह है कि परिवार का आरोप है कि जैसे मान लो उनको सुबह इंफॉर्मेशन मिली 11 बजे के अराउंड, तो वो 1 बजे या 2 बजे के अराउंड वहां पर पहुंच गए थे। 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी का शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। जब किसी बच्चे के पेरेंट्स वहां पर आ चुके हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप बच्चे के माता पिता को उसकी कम से कम बॉडी तक देखने का मौका दीजिए। तो उनको ये मौका नहीं दिया गया। आप क्यों नहीं दिए मौका, इसका जवाब जनता आपसे मांग रही है। बात करते हैं कि 8 से 9 अगस्त की रात को हुई घटना के बारे में। जो इनसे सीबीआई भी क्वेश्चन पूछ रही है, वो पूछ रही है कि 8 से 9 अगस्त की जो घटना हुई उसके बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला। ये जो जवाब देंगे वो आपके सामने हम बाद में साझा करेंगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया, आपको किसने बताया कि ये सुसाइड है, क्योंकि जो बच्ची के माता पिता हैं उनको हॉस्पिटल की तरफ से फोन किया गया और उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो सीबीआई पूछ रही है कि आपको ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये एक सुसाइड था। ये सारे जो क्वेश्चन मार्क हैं जिनकी वजह से प्रिंसिपल जो है वो संदेह के घेरे में है। बात करते हैं कि ये सब घटना हुई उसके बाद में जब वहां पर डॉक्टर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ट्रक में हजारों की संख्या में लोग भरकर वहां पहुंचते हैं और वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। तो वहां पर अभी जो टोटल 9 इंडिविजुअल जो हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके नाम यहाँ पर देखिए मेंशन किए गए हैं। तो अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए
बोला जाता है कि किसी एक इंडिविजुअल ने अगर ये मर्डर किया, तो मेरा ये मानना है कि अगर जैसे आप मान लीजिए एक आम आदमी है और अगर आप 10 लोगों को भी अगर जुटाने की कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, अगर आप फोन करेंगे कि भाई चलो कहीं लड़ाई हो गई है, तो आपके फोन करने से 10 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन किसी नॉर्मल बंदे के फोन करने से हजारों की संख्या में ट्रकों में लोग भरकर वहां पहुंच रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये किसी एक बंदे का मुद्दा नहीं है, इसमें जरूर ना जरूर कोई ना कोई पर्सनल या मतलब हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इतनी जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जब वो लोग वहां पर जब वो मॉब पहुंचता है तो मॉब ने क्या किया, वेंडलाइज द हॉस्पिटल, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल स्टोर, सेमिनार हॉल। हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक जो आर्टिकल है वो हम आपके यहाँ पर साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहां पर ये घटना हुई थी उसके जस्ट ही ये एक कंस्ट्रक्शन का काम भी अगले दिन ही स्टार्ट कर दिया गया। जबकि क्या होता है कि कोई भी क्राइम स्पॉट होता है वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है और वहां पर 24 घंटे हमेशा पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं कि किसी को वहां पर आने जाने ना दिया जाए, ताकि कोई सबूत है उनके साथ में छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन वहां पर पुलिस फोर्स इतना कम था। आप कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन वीडियोस में देख पाएंगे कि किस तरह से जो आम पब्लिक के सामने पुलिस आ जा रही है, लेकिन वो किसी भी मॉब को या जो वहां पर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये किसी ना किसी तरह से सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी इस कांड में जो शामिल लोग हैं उनको बचाया जा सके। इसमें अब पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस क्यों संदेह के घेरे में, हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्योंकि पुलिस जो है वो हमेशा अपने ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, उनके कंट्रोल में होती है। तो क्यों ये घेरे में, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता पुलिस ने इसको अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया सबसे पहले, ठीक है। पहले इन्हें इंतजार करना चाहिए था पोस्टमार्टम का कि ये अप्राकृतिक है या नहीं है, कि किस वजह से डेथ हुई है, वो इनको यहाँ पर चेक करना चाहिए। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की आशंका के बावजूद भी रेप एंड मर्डर का केस दर्ज किया गया। देखिए, जो गैंग रेप जब भी कभी होगा तो वहां पर धाराएं अलग लगाई जाएंगी और उसमें जो कानून है वो और कठोर है। लेकिन रेप एंड मर्डर केस है, वहां पर कानून जो है वो थोड़ा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से जो दोषी है उनको बचाने के लिए रेप एंड मर्डर का केस बनाया गया। गैंग रेप का केस वहां पर इन्होंने दर्ज नहीं किया। अगला पॉइंट जिसकी वजह से वो पुलिस है वो इसके घेरे में है, शंका के घेरे में। पुलिस ने केस को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज नहीं किया, जबकि सबसे पहला आपका काम होता है कि जैसे ही आपको खबर मिली हॉस्पिटल की तरफ से या जो मीडिया है जहां से भी आपको खबर मिली, तो आपको सबसे पहले जो वहां का मेन इंचार्ज था उसका आपको बयान दर्ज करना चाहिए था कि घटना किस तरह से हुई, क्या हुआ, वो सब आपको जानकारी लेनी चाहिए थी। पुलिस का आरोप, उसने एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद आगे जांच को बढ़ा दिया गया। तो अभी इस पॉइंट पर भी हम आएंगे कि कैसे संजय राय जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस ने घटना स्थल के बेहद नजदीक दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी। जैसा कि हमने इस पीछे वाली इमेज में देखा कि इस दीवार को तोड़ करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया। तो जब आप देख रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है, तो आपको वहां पर जो सबूत मौजूद हैं, जब तक फॉरेंसिक टीम जब तक कि सब चेक ना कर ले, तब तक कि आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने ये परमिशन दे दी, तो इस वजह से पुलिस जो है वो संदेह के घेरे में कि आपने वहां पर इजाजत क्यों दी। अब बात करते हैं कि जो संजय राय करके जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो यहाँ पर इस घेरे में कैसे फंसा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वहां पर सीसीटीवी चेक किए गए। जब सीसीटीवी देखे गए तो पाया गया कि सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी नहीं था, लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज थे वहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे। तो जो घटना स्थल था वहां से कुछ जो फॉरेंसिक या जो भी टीम्स वहां पर थी, तो उन्होंने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। तो वहां पर पाया गया कि उनको एक ब्लूटूथ मिला। जब ब्लूटूथ मिला तो और सीसीटीवी के जो फुटेज थे उनके आसपास के एरिया देखा गया, तो वहां पाया गया कि संजय रॉय नाम का एक आदमी है जो उस एरिया के आसपास में देखा गया था। तो पुलिस को ये शक हुआ कि हो सकता है कि जो ये ब्लूटूथ है वो इसी पर्सन का हो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये ब्लूटूथ लेकर के इस व्यक्ति के पास गए और उसका फोन से उसको कनेक्ट कराने का कोशिश किया। जैसे ही इन्होंने ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन किया फोन के अंदर, वैसे ये दोनों डिवाइसेस जो है वो आपस में पेयर हो गए, जिसकी वजह से संजय रॉय जो है वो पुलिस की हिरासत में आ गया। अभी जो संजय रॉय है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये संजय रॉय जो है वो सिविक वॉलेंटियर है अंडर कोलकाता पुलिस 2019 से। जो संजय रॉय है सिविक वॉलेंटियर का मतलब हुआ कि ये 12,000 रुपए की तनख्वाह पर इनको रखा गया था। और जो ये पुलिस के कुछ कानूनी जो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि जो मतलब एक इन्फॉर्मर की तरह वर्क करता था वहां पर,
और इसके पास में परमिशन थी कि हॉस्पिटल में कभी भी आ जा सकता था। संजय रॉय के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अब तक इन्होंने 4 शादियां की हैं। 3 जो इनकी बीवियां थी उन्होंने इनको छोड़ दिया और एक बीवी की जो है वो डेथ हो गई है। जो उसके रीजंस है वो हम यहाँ पर नहीं बता रहे आपको कि किस रीजन से उनकी डेथ हुई है। और ऐसा भी पाया गया कि जब इनके फोन को पुलिस ने एग्जामिन किया तो वहां पर पॉर्न वीडियोस भी पाए गए हैं। तो इससे पुलिस का शक जो है वो इनके ऊपर और गहरा रहा है कि हो सकता है कि यही जो है वो मेन कल्प्रिट है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं कि जब कल्प्रिट अगर पकड़ लिया गया है तो फिर लोग धरने पर क्यों हैं? अब तो धरना खत्म कर देना चाहिए जब ये कल्प्रिट पकड़ लिया गया है। लेकिन जो हमने जैसा कि पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि पेल्विक बोन जो ब्रेक किया गया है तो ये किसी सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं है जो इस तरह का अंजाम दे सके। तो ये किसी अगर अनपढ़ आदमी को अगर आप कहें कि इस तरह से आप कूल्हे वाली हड्डी को एक आदमी अगर तोड़ने की कोशिश करे तो वो नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए ये ऑल इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर नेपाल जो आसपास के हमारे देशेस हैं वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अभी सब प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं और जो प्रोटेस्ट का लेवल है वो हर दिन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो हमारे देश है जो मोदी जी हैं उनके ऊपर भी एक सवाल है कि आप इस तरह का कोई कानून क्यों नहीं लाते जिसमें इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें कल्प्रिट जो भी पाए जाते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब देखिए एक इस तरह की इमेज शेयर की जा रही है आजकल जो इंटरनेट है वहां पर, तो उसमें ये कहा गया है मोस्ट इलॉजिकल पिक्चर ऑन द इंटरनेट। अब मैं बताता हूँ इस पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है। जो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है वहां की सीएम है ममता दीदी या ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो है वो खुद इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी जो है वो प्रोटेस्टर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी है वेस्ट बंगाल की, होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो भाई इनसे एक सवाल सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि आप ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो किसके अगेंस्ट कर रही हैं? तो एक तरह से ये हो गया कि दीदी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीदी, यानी कि मैं अपने अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहा हूं। जब सारी पावर्स तुम्हारे हाथ में तो तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल करके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं आप? तो जनता इनसे जवाब चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि जो घोष जी हैं उनको बचाने में इनका भी कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि वो टीएमसी के जो है वो खास आदमी ऐसा माने जा रहे हैं। तो इनका एक बयान अभी वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने बोला है सी विल नॉट रिटर्न, इफ यू वांट टू डू प्रोटेस्ट ऑन हर नेम देन यू कैन डू, वी कैन गिव 10 लाख एट लीस्ट एज ए कंपनसेशन। ये है ममता बनर्जी का बयान। क्या किसी की जान की कीमत आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं? अगर नहीं लगा सकते तो उस व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा बस इतना कहना है। इनका एक बयान और अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने कहा है कि रेप इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज मैन एंड वुमेन इंटरेक्ट मोर फ्रीली नाउ। क्योंकि मैन, पुरुष और महिला जो है वो इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए रेप केसेस बढ़ रहे हैं। भाई आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो आप इस तरह की बातें ना ही कीजिए तो बेहतर है, जिससे जनता में आपके खिलाफ आक्रोश पैदा हो। आप एक सीएम की पोजीशन पर है तो आपको कुछ भी कहने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, फिर आपको वो शब्द कहने चाहिए। हम बात करते हैं जो हमारा बॉलीवुड है। रफा जो हमारे इंडिया से लगभग 4500 किलोमीटर दूर है, जब वहां पर कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर नरसंहार हो रहा है, तो वहां पर जो हमारा पूरा बॉलीवुड का जो समूह है वो इकट्ठा हो रहा है और उसके बारे में बोल रहा है। लेकिन जब हमारे देश की बेटी के साथ में कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो किसी भी बॉलीवुड व्यक्ति का, जो वहां से लोग बिलोंग करते हैं, उनका अभी तक कोई भी लगभग क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि इस पर क्या होना चाहिए। वहीं जो हमारे बायस्ड यूट्यूबर हैं, ठीक है, उन्होंने अभी कोलकाता वाले केस पर कोई भी खुल करके वीडियोस सही से अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है। हम इनका कहना है कि हमारी आवाज मर गई है, इंतजार कर रहे हैं कि अभी इनको कुछ और समझ में आए, उसके बाद में ये वीडियोस अपलोड करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि आप लोगों को भी इस मुहिम में साथ में खड़े होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं, इनको तो मैं न्यूज चैनल्स ना कह करके बिकाऊ पत्रकार कहूंगा, क्योंकि जिस भी सत्ता की पार्टी आती है उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को उनके हाथों बेच देते हैं और उनसे मोटी रकम ले लेते हैं, उसी पार्टी के उसमें फेवर में ये बात करते हैं, ठीक है। तो इनसे तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारी जो उम्मीद है वो देश की जो आम जनता है जो मेरी इस आवाज को सुन रही है, उनसे मेरा बस इतना कहना है कि जो हमारे इतिहास रहा है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा जो हमारे समाज में गलत इंफॉर्मेशन फैल रही है उसके बारे में। जैसे सी वाज रेप्ड, उसका रेप हुआ नहीं, ही रेप्ड हर, उसने उसका रेप किया। तो हमें इन पॉइंट्स में करेक्शन करने की जरूरत है।
प्रोटेक्ट योर डॉटर, अपनी पुत्री को प्रोटेक्ट करिए या उसको बचाइए। ये पॉइंट गलत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को, या जो आपका लड़का है या जो किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, आप उसको एजुकेट करिए कि वो इस तरह की घटना ना करे। और अगर करता भी है तो सरकार को इतना सख्त कानून बनाना चाहिए कि उसको जैसे ही पाया जाए कि ये इस काम में लिप्त था तो उसको जेल में डाल के खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। उसको जिस दिन क्लियर होता है कि ये इस काम में लिप्त था, उसके 24 घंटे के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आस्क योर डॉटर टू कम होम अर्ली, इट्स नॉट सेफ। आप अपनी बेटी से क्यों पूछ रहे हैं कि घर जल्दी आ जाओ, ये सेफ नहीं है? भाई, आप अपने लड़के को क्यों नहीं समझा रहे कि बेटा घर जल्दी आ जाओ, ये सेफ नहीं है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि पता नहीं ये जो मोमबत्ती वाला जो ट्रेंड है ये कहां से स्टार्ट हुआ। इतिहासों में जो भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, इसमें लिखा गया है कि नारी के सम्मान में महाभारत हुआ, लंका दहन हुआ, लेकिन पता नहीं आज के समाज में ये मोमबत्ती जला करके प्रोटेस्ट करने वाला कहां से स्टार्ट हो गया। अभी कुछ आप पुराने वीडियोस यूट्यूब पर देखेंगे, एक इंसिडेंस पहले हुआ था जहां पर किसी व्यक्ति ने रेप किया, तो 100 से 200 महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने अदालत के बाहर ही उस जो मुजरिम था या जो मुलजिम था उसको मार डाला। तो जब कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह का जो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो जनता में अभी आक्रोश है। ठीक है, तो हम जो वहां के डॉक्टर्स हैं उनकी कुछ अपील है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में रेजिडेंस डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप एंड मर्डर के विरोध में अब तक केवल मेडिकल कॉलेज ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब इस मुहिम या इस अपील को जनता के साथ में शेयर किया गया तो अदर प्रोफेसर्स ने भी इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अदर डॉक्टर्स जो हैं, जैसे अपने नेपाल देश ने या अदर फॉरेन कंट्रीज है, वहां के डॉक्टर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। नर्सिंग एसोसिएशन भी इसमें खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी आम जनता है वो अभी भी यही सोच रही है कि इससे हमारा क्या लेना देना। आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर तो उस ममिता दास या जो हमारी मेडिकल की स्टूडेंट थी उसके अगेंस्ट में नर्सिंग डॉक्टर, प्रोफेसर्स, ये सब इन्वॉल्व हैं। अगर आप सोचिए यही मुद्दा किसी रिक्शे वाले की बेटी के साथ या किसी नॉर्मल इंडिविजुअल की बेटी के साथ हुआ होता तो इस मुद्दे में उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता। तो आम जनता को भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। और मेरी सभी आम जनता या जो भी किसी अदर प्रोफेशनल से हैं, प्रोफेसर जैसे जो भी हैं इंडिविजुअल, तो उनसे मेरी अपील है कि वो सब लोग इसमें साथ आइए। अभी इस तरह की एक घटना उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है जहां पर एक नर्स के साथ में इस तरह की घटना हुई है और उसको मार दिया गया है जान से। तो इस तरह के कृत्य अगर इन पर कोई सख्त कानून नहीं होगा तो इस तरह से इंसिडेंट्स होते रहेंगे। और इससे पहले भी एक इंसिडेंस हुआ था निर्भया केस, उसके बाद में भी कोई सख्त कानून नहीं आया कि जिसमें कल्प्रिट या जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको फांसी की सजा तुरंत ही दी जानी चाहिए। तो मेरी केवल सरकार से यही अपील है कि इसमें ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके मन में एक डर हो, ताकि वो भविष्य में कभी कुछ इसके बारे में सोचने से पहले सोचें कि इसका अंजाम जो है वो उनके साथ में बहुत गलत हो सकता है। तो हमारा बस केवल यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके, जो भी एक तो पकड़ा गया है, इसके साथ ही जो भी हैं जो अभी तक नहीं खुलकर सामने आए उनको भी पकड़ा जाए। और जैसे ही साबित हो जाता है कि ये सब इन्वॉल्व थे इस केस में, उनको तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए। मेरी बस केवल यही अपील है कि और देश की जनता से मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के साथ आइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, ताकि इसमें एक कोई अच्छा सा कानून बन सके जिससे जो दोषी हैं उनको सजा दी जा सके। आज का जो ये वीडियो हमने आपके साथ में शेयर किया, इसके जो स्टोरी लाइन जो है वो हमारे सहयोगी डॉक्टर सुशील सिंह द्वारा रचित है या इंफॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई है। और जो वीडियो में जो आप आवाज सुन रहे हैं ये यानी कि मैं आलोक कुमार यादव हूँ। इसके अगले जो अपडेट्स हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन हमें जिस तरह से मिलती रहेगी, हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। धन्यवाद।